नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। भारत सहित दक्षिण एशिया के सभी देशों में लोग भ्रष्टाचार को सदियों से बर्दाश्त करते हुए यूं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की पिछली रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग 85वीं थी। पड़ोसी देशों की और भी खराब रैंकिंग। सोचें, भारत उपमहाद्वीप के लोग क्यों कर सदियों से भ्रष्टाचार में जीते आ रहे हैं। पृथ्वी की कोई 40% आबादी का इलाका भ्रष्टाचार को इतना व लगातार बर्दाश्त करता हुआ क्यों है। हकीकत है कि भारत में भ्रष्टाचार जिस सहज रूप में जीवन का हिस्सा है वैसा कहीं नहीं होगा। ऐसा ही पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में भी है। इसलिए आज के विचार का मेरा शीर्षक है, दक्षिण एशिया में भ्रष्टाचार बर्दाश्त सीमाहीन। सचमुच पूरे दक्षिण एशिया या कि अतीत के कभी अखंड भारत में लोगों के मौजूदा जीवन की क्या खूबी है। जवाब है, जन्म पूर्व से लेकर मृत्यु तक लोगों का भ्रष्टाचार बर्दाश्त करते रहना। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार मानो जीवन जीने की प्राणवायु। भारत में कोई भी काम कराने के लिए रिश्वत लेना और देना उसी तरह स्वाभाविक है जैसे नदी में मछली का पानी पीना। मछली को पानी से निकाल दिया जाए तो वह ऑक्सीजन की अधिकता से मर जाती है। उसी तरह यदि सरकारी और अब निजी क्षेत्र में भी कामकाज में अफसर रिश्वत नहीं लेंगे तो ईमानदारी की अधिकता से उन कर्मचारियों के प्राण निकल सकते हैं। लोगों के लिए रिश्वत लेना और देना दोनों सहज, स्वाभाविक और सार्वजनिक शिष्टाचार का हिस्सा लगता है। कोई समय था जब भ्रष्टाचार की बातों से लोगों में थोड़ा बहुत गुस्सा होता था, लोग उद्वेलित होते थे, लेकिन अब वह भी समाप्त है। एक सर्वेक्षण करने वाली संस्था CSDS के संजय कुमार ने हाल के दिनों में एक लेख लिखा था। उन्होंने बताया कि 13 राज्यों में उनकी एजेंसी ने सर्वे किया था और सभी राज्यों में लोगों ने कहा कि भ्रष्टाचार पहले से ज़्यादा बढ़ा है। इसके बावजूद इनमें से 6 राज्यों में लोगों ने उसी सरकार की वापसी कराई जिसके भ्रष्टाचार की शिकायत वे कर रहे थे। सोचिए, जिस सरकार ने भ्रष्टाचार बढ़ाया उसे दोबारा गद्दी सौंपी। इसे क्या कहा जाए? क्या यह नहीं कि पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। भारत में सदियों से भ्रष्टाचार एक शिष्टाचार, नजराने, शुक्राने के तौर पर रहा है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा को जरा याद करें। इसमें वेतन को पूर्णमासी का चांद और ऊपरी आमदनी को बहता हुआ जरिया बताया था। कहानी के मुख्य पात्र मुंशी वंशधर जब नौकरी की तलाश में निकलते हैं तो उनके बुजुर्ग पिता ने उनको समझाते हुए कहा, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मज़ार है, निगाह चादर और चढ़ावे पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ झरना है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसलिए उसमें वृद्धि नहीं होती है। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। सोचे, 100 साल पहले जब अंग्रेजों का राज था तब सरकारी नौकरी को लेकर भारत के समाज में क्या सोच थी। तब भी ऊपरी आमदनी को ईश्वर की देन माना जाता था और उसी से बरकत होने की सोच थी। तभी क्या हैरानी है जो दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हाल में रिश्वत लेकर बारी आने से पहले इलाज का खुलासा हुआ और डॉक्टर गिरफ्तार हुआ। डॉक्टर के साथ साथ उसका पूरा तंत्र पकड़ा गया, जिसमें सर्जिकल सामान बेचने वाला दुकानदार, दवा का दुकानदार और बिचौलिया सब शामिल थे। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का जल्दी ऑपरेशन करने के लिए एक मुश्त रकम तय की जाती थी, जिसमें से आधा पैसा डॉक्टर को जाता था और बाकी आधा इसमें शामिल दूसरे लोगों में बढ़ता था। तभी क्या हैरानी है जो भारत में बने आई ड्रॉप से अमेरिका में लोगों की आंखों की रोशनी जा रही है और भारत में बना कफ सिरप पीकर गाम्बिया में बच्चे मर रहे हैं। क्या आश्चर्य है जो कैंसर जैसी बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली नकली दवाएं पकड़ी जा रही है।
एक समाज के रूप में भ्रष्टाचार को स्वीकार करने और उसे जीवन का हिस्सा बना लेने की यह पराकाष्ठा की भारत कहानी है। दरअसल भारत में एक बच्चे के जन्म के पहले से भ्रष्टाचार का खेल शुरू हो जाता है। गर्भ में बच्चा आने के साथ ही माता पिता की चिंता होती है कि कहीं बेटी तो नहीं है, और उनकी चिंता का निवारण होता है किसी न किसी क्लिनिक में जिसके बाहर लिखा होगा कि यहाँ प्रसव पूर्व लिंग टेस्ट नहीं होता है, लेकिन अंदर पैसे लेकर कूट भाषा में बताया जाता है कि लड़का है या लड़की। यह काम ईश्वर का अवतार कहे जाने वाले डॉक्टर लोग करते हैं। फिर ज़्यादा कमाई के लिए नॉर्मल डिलीवरी को सिजेरियन कराया जाता है। उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए रिश्वत दी जाती है। फिर नर्सरी कक्षा में दाखिले के लिए रिश्वत लगती है। स्कूलों में भारी भरकम फीस देने के बावजूद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती। रिश्वत का ये सिलसिला पढ़ाई के बाद नौकरी से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने तक निरंतर चलता रहता है। और भारत में किसी को भी इसमें आपत्ति नहीं है कि सरकारी या निजी कार्यालयों में कामकाज के लिए रिश्वत मांगी जा रही है। उल्टे रिश्वत नहीं मांगी जाए तो लोगों को लगता है कि काम नहीं होगा। आप बिजली कार्यालय में जाए या पानी के कनेक्शन के लिए जल बोर्ड के कार्यालय जाए या ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाए और संबंधित अधिकारी या कर्मचारी ने रिश्वत नहीं मांगी तो ऐसा लगेगा कि यह काम अब नहीं होगा। तभी इन कार्यालयों में जाने से पहले ही लोग यह बंदोबस्त करके जाते हैं कि जहां जो आधिकारिक और अनधिकृत फीस तय है वह जमा कराएं और काम होने की गारंटी लेकर लौटे। रिश्वत को रामबाण माना जाता है और कोई भी कार्यालय इससे अछूता नहीं है, बल्कि यह होड़ है कि नगर निगम सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है या पुलिस सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है, न्यायपालिका में ज़्यादा भ्रष्टाचार या विधायिका ज़्यादा भ्रष्ट है। एक बार तो भारत में सीवीसी ने रेलवे को सबसे भ्रष्ट संगठन बताया था। इस बहस में जाने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सबसे भ्रष्ट है और कौन कम भ्रष्ट है, क्योंकि सबसे अधिक और सबसे कम वाले में भी ज़्यादा का अंतर नहीं है। बहरहाल यह एपिसोड अब मैं यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.